प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय है कंपनी का सदस्य कौन बन सकता है। हु मे बिकम ए मेंबर इन ए कंपनी। सामान्यतः प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसमें अनुमान करने की क्षमता होती है वे कंपनी का सदस्य बन सकता है, किंतु यदि कंपनी के अंतर नियमों द्वारा किसी प्रकार के व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की सदस्यता पर प्रतिबंध यानी रोक लगा रखा है तो वे व्यक्ति या समूह कंपनी के सदस्य नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ पे दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसमें पहली बात है प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसमें अनुमान करने की क्षमता होती है वे कंपनी का सदस्य बन सकता है, किंतु यदि कंपनी के अंतर नियमों द्वारा किसी प्रकार के व्यक्ति या व्यक्ति के समूह की सदस्यता पर प्रतिबंध यानी रोक लगा रखा है तो वे व्यक्ति या समूह कंपनी के सदस्य नहीं बनाए जा सकते। दूसरी बात, ओके, तो ये दो बातें इसमें इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति कंपनी के सदस्य बनाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, जिसमें फर्स्ट है अनुमान करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति, पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्टैक्ट। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अनुमान करने की क्षमता रखता है कंपनी का सदस्य बन सकता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वयस्क स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। तीसरा, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून द्वारा अनुमान करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। तो फर्स्ट कौन सा है, वयस्क। दूसरा है स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। तीसरा है प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून द्वारा अनुमान करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, कंपनी का सदस्य बन सकते हैं। अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अवयस्क व्यक्ति अनुमान करने की क्षमता नहीं रखता है, ओके, और इसके द्वारा किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। अब यहाँ पे सेकंड दे रखा है विदेशी व्यक्ति, फॉरेनर्स। विदेशी व्यक्ति भी कंपनी की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, ओके। विदेशी व्यक्ति भी कंपनी की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं यदि देश के कानून तथा कंपनी के अंतर नियमों द्वारा विदेशियों की सदस्यता पर प्रतिबंध यानी रोक नहीं लगा रखी हो, यानी प्रतिबंध नहीं लगा हो। हमारे देश के कानून के अनुसार विदेशी व्यक्ति भारतीय कंपनी के अंशधारी बन सकते हैं, ओके। लेकिन ध्यान रखने वाली बात उसमें है कि उस विदेशी नागरिक का स्वभाव की सूचना प्राप्त करने का अधिकार तथा मतदान करने का अधिकार उस समय समाप्त कर दिया जाएगा जब उस देश के नागरिक को शत्रु घोषित कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। हालांकि क्या है, विदेशी व्यक्ति भी कंपनी का सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देश के कानून तथा कंपनी के अंतर नियमों द्वारा विदेशियों की सदस्यता पर प्रतिबंध नहीं लगा हो। कब होगा ये, यदि देश के कानून तथा कंपनी के अंतर नियमों द्वारा विदेशियों की सदस्यता पर प्रतिबंध नहीं लगा हो। इसके अलावा हमारे देश के कानून के अनुसार विदेशी व्यक्ति भारतीय कंपनी के अंशधारी भी बन सकते हैं, परंतु उसे विदेशी नागरिक की स्वभाव की सूचना प्राप्त करने का अधिकार तथा मतदान करने का अधिकार उस समय समाप्त कर दिया जाता है जब उस देश के नागरिकों को शत्रु घोषित कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर नेक्स्ट है अनिवासी व्यक्ति, नॉन रेजिडेंस पर्सन। यदि भारत का कोई भी नागरिक भारत का निवासी नहीं है तो वे भारत में समान्वित किसी भी कंपनी का तब तक सदस्य नहीं बन सकता जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक की उसे आज्ञा प्राप्त नहीं की हो, ओके। वापस देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनिवासी व्यक्ति यानी नॉन रेजिडेंशियल पर्सन, यदि भारत का कोई नागरिक भारत का निवासी नहीं है तो वे भारत में समान्वित किसी भी कंपनी का तब तक सदस्य नहीं बन सकता जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक
की उसे आज्ञा प्राप्त नहीं हो जाती। कोई भी कंपनी ऐसे व्यक्ति को अंशुक आवंटन या अंतरण देश के कानून फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ये कर सकती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की उसे आज्ञा प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह अनिवासी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता। फिर तीसरा है, चौथा है कंपनी। कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी के अंश खरीद कर सदस्य बन सकती है यदि उस कंपनी के अंतर नियम तथा सीमा नियम तथा अंतर नियम में इस प्रकार की व्यवस्था दे रखी हो। ओके, कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी के अंश खरीद कर सदस्य बन सकती है यदि उस कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियम में इस प्रकार की व्यवस्था दे रखी हो। इसी प्रकार कोई भी कंपनी किसी अन्य कंपनी से समझौता या व्यवस्था कंप्रोमाइज या अरेंजमेंट करते समय ही अंश स्वीकार कर सकती है। फिर पांचवा है सहायक कंपनी यानी सब्सिडियरी कंपनी। किसी भी सहायक कंपनी को उसकी सूत्रधारी कंपनी के अंश आवंटित नहीं किए जा सकते। उसे अपनी सूत्रधारी कंपनी के अंश अंतरित भी नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना कानूनी रूप से व्यर्थ यानी वॉइड है। परिणाम स्वरूप कोई भी सहायक कंपनी अपने सूत्रधारी कंपनी की सदस्य भी नहीं बन सकती। कोई भी सहायक कंपनी अपने सूत्रधारी कंपनी की सदस्य भी नहीं बन सकती, लेकिन अपवादजनक परिस्थितियों में एक सहायक कंपनी अपने सूत्रधारी कंपनी के अंशधारी तथा सदस्य बन सकती है। वो कौन कौन सी अपवादजनक परिस्थितियाँ? उसमें फर्स्ट है, जब सहायक कंपनी किसी मृतक अंशधारियों की वैधानिक प्रतिनिधि हो। या इसमें ये भी हो सकता है कि जब सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी के अंशों को पन्यासी के रूप में धारित किए हुए हो। अब नेक्स्ट है साझेदारी फर्म यानी संयुक्त हिंदू परिवार, जॉइंट हिंदू फैमिली। किसी भी संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता अपने नाम से किसी भी कंपनी के अंश खरीद सकता है। फिर आठवां है विवाहित स्त्री, मैरिड वुमेन। साझेदारी फर्म, पहले साझेदारी फर्म आएगी पार्टनरशिप फर्म। कोई भी साझेदारी फर्म सामान्यतः किसी भी कंपनी की सदस्य नहीं बन सकती। कोई भी साझेदारी फर्म सामान्यतः किसी भी कंपनी के सदस्य नहीं बन सकती। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि साझेदारों का साझेदारी फर्म से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि साझेदारों का साझेदारी फर्म से पृथक अस्तित्व नहीं होता है, किंतु सभी साझेदार मिलकर संयुक्त नाम में कंपनी के अंश खरीद सकते हैं। ऐसी दशा में सभी साझेदारी कंपनी के संयुक्त हिस्सेदार यानी जॉइंट शेयर होल्डर माने जाएंगे या माने जाते हैं। अब नेक्स्ट है विवाहित स्त्री, मैरिड वुमेन। कोई भी विवाहित स्त्री अपने निजी धन से कंपनी के अंश खरीदती है तो ये कंपनी के अंशधारी तथा सदस्य बन सकती है। ओके। सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी सहकारी समिति जो पंजीकृत है तथा जिसका अपने सदस्य से पृथक अस्तित्व है कंपनी के सदस्य बन सकती है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको इस हेतु समिति के नियमों के प्रावधान यानी प्रोविजन है, प्रावधानों का होना आवश्यक यानी प्रोविजन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है श्रम संघ यानी ट्रेड यूनियन। श्रम संघ एक पंजीकृत निगम निकाय है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। तो कोई भी श्रम संघ यानी ट्रेड यूनियन अपने नाम से अंश खरीद और धारित कर सकता है। फिर ये दिवालिया, इंसॉल्वेंट। कोई भी दिवालिया व्यक्ति कंपनी का सदस्य तब तक बना रहता है जब तक कि उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा हुआ हो। ओके। कोई भी दिवालिया व्यक्ति कंपनी का सदस्य तब तक बना रहता है जब तक कि उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा हुआ हो, परंतु उसके लाभदायी हित
राज्य की प्रापक को अंतरित हो जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर लास्ट है काल्पनिक व्यक्ति यानी फिक्टिशियस पर्सन्स। कोई भी व्यक्ति किसी काल्पनिक व्यक्ति से कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता। कोई भी व्यक्ति किसी काल्पनिक नाम से कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता। ओके, कोई भी व्यक्ति किसी काल्पनिक नाम से कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता और ना कंपनी से अंश आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र ही दे सकता है। ओके, ना ही क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी से कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता और ना कंपनी से अंश आवंटन यानी अलॉटमेंट के लिए प्रार्थना पत्र ही दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे धारा 446 के अंतर्गत के अधीन दंडित किया जा सकता है। तो हमने जाना कि काल्पनिक व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति किसी भी काल्पनिक नाम से कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता और न ही अंश आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे धारा 447 के अधीन दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा पन्यासी या ट्रस्टी या संयुक्त नाम से अंश लेने वाले भी व्यक्ति कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। तो हमने जाना कि कंपनी के सदस्य कौन बन सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सदस्य बनने की विधियाँ कौन कौन सी हो सकती है। थैंक यू।